वर्ड को भी मेन वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्ड फ्रेज अगर हम कहेंगे तो उसके अंदर एक एक्शन वर्ड मौजूद होगा, साथ मौजूद होंगे। तो ऐसे वर्ड फ्रेज को हम वर्ड फ्रेज कहते हैं। तो a word phrase is a group of main verb and helping verbs within a sentence. For example, she is writing a letter. अब वो अगर आपको इस राइटिंग को हाईलाइट करके देता है तो ये आपकी वर्ड फ्रेज हो जाएगी। सिमिलरली अगला सेंटेंस देखें जी, he has passed the exam। तो has passed, passed आपका मेन वर्ब है, has जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो has passed ओवरऑल जो है ये आपकी वर्ड फ्रेज हो जाएगी। And then there is they have been playing football since morning। तो have been playing जो है ये भी आपकी वर्ड फ्रेज हो जाएगी। एक सेंटेंस के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, एक क्लॉज के अंदर मैक्सिमम कितने हेल्पिंग वर्ड्स हो सकते हैं, आप में से कोई मुझे बता सकता है? एक नहीं होता बेटे, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है अच्छा दो कर दिए हम, दो भी नहीं होते, इससे भी ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर ही स्पीक्स ट्रूथ है, he speaks truth, there is no helping verb in this sentence, there is just one main verb that is speaks। और अगर हमारे पास एक और सेंटेंस आता है जी he is speaking truth, इसके अंदर आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है दैट इज एक्चुअली इज। और अगर हम मजीद आगे चलें, he has been speaking truth, और अगर सेंटेंस हो he will have been speaking truth। अब बताएं एक सेंटेंस के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक मेन क्लॉज के अंदर, एक क्लॉज के अंदर कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं? तो ये विल हैव बीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं एक क्लॉज के अंदर। तो इन केस वो आपसे ये पूछ लेता है कि एक क्लॉज के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो यू मस्ट नो कि एक क्लॉज के अंदर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं। तो अगर आपको वो विल हैव बीन स्पीकिंग को हाईलाइट करके पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इट इज, तो हम उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये आपके वन पेपर के लिए जरूरी होती हैं चीजें, वो आपसे इस तरह की चीजें पूछ लेता होता है। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाती है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है? अब अगर हम वैसे सिंपल इन्फिनेटिव की बात करें तो टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ आई लाइक टू ड्राइव, तो टू ड्राइव जो है ये आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा अकेला। अब अगर टू ड्राइव के साथ यानी एक इन्फिनेटिव के साथ वो आपको कुछ और वर्ड्स भी हाईलाइट करके देता है तो हम उस फ्रेज को इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में पता होना चाहिए, इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर टू के बाद हमेशा वर्ब होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज में अगर टू यूज हुआ है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रपोजिशंस के हमेशा ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज या कोई भी प्रपोजिशन अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, तो इस वजह से हम उसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और टू के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो हम उसको प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं कहेंगे, हम उसको इन्फिनेटिव कहेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंटेन्स एन इन्फिनेटिव एंड मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द इन्फिनेटिव, कि एक तो इन्फिनेटिव मौजूद होगा और कुछ मॉडिफायर्स मौजूद होंगे जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे। जिस तरह हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज में एक नाउन मौजूद होगा और कुछ वर्ड्स मौजूद होंगे जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, हम उसको नाउन फ्रेज कह देते हैं। एक एडजेक्टिव फ्रेज आपकी वो फ्रेज होती है जिसके अंदर कुछ एडजेक्टिव्स मौजूद होते हैं, ये नहीं एक से ज्यादा एडजेक्टिव है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद है, उसने सिर्फ एडजेक्टिव्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर एक एडजेक्टिव होगा तो हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे, अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। इसी तरह फिर एडवर्ब फ्रेज वो होती है जो किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रही होती है सेंटेंस के अंदर। इसी तरह इन्फिनेटिव फ्रेज आपकी वो फ्रेज होगी जिसके अंदर एक इन्फिनेटिव मौजूद होगा, इन टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म मौजूद होगी और उसके साथ हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स मौजूद होंगे जो उस इन्फिनेटिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखें जी, आई लाइक टू ड्राइव अ कार, अगर तो वो अकेला टू ड्राइव को हाईलाइट कर देता है कि ये क्या है तो यू मस्ट नो इट इज अ सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म।
लेकिन अगर वो उसके साथ कुछ और वर्ड्स को भी हाईलाइट करके देता है, यानी कुछ मॉडिफायर्स को भी हाईलाइट कर देता है, तो फिर हम उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। जैसे आई लाइक टू ड्राइव अ कार, तो टू ड्राइव अ कार जो है ये आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। इसी तरह टू गेट सक्सेस इन एग्जाम इज द एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज सेंटेंस, टू गेट सक्सेस इन एग्जाम जो है ये आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज है। The government made a plan to help the poor. So to help the poor, to comes in infinitive. Yes. आपको पता है वर्ड की जो, let me just tell you this thing too. हमारे पास ना वर्ड्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पास एक सिंपल फॉर्म होती है ना, जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते होते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड कहते हैं। जैसे हमने कह दिया जी ईट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसको हम कहते होते हैं जी ईट की जो है वो एट हो जाएगी, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हमने कह दिया जी ईटन। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो फॉर्मल नेम है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सेकेंड फॉर्म होती है ऑफ वर्ब उसको हम कहते हैं पास्ट, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और आपकी जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको हम कह देते होते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ईटिंग। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्रेजेंट है जिसको हमने ईट कह दिया। अच्छा, अब अगर वो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड लगाने का कहता है या वो सिर्फ आपको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ड लगाने का कहता है ना, तो कभी कभी हम सेंटेंसेस के अंदर ईट्स भी यूज करते हैं, जैसे ही ईट्स एप्पल्स। इसी तरह अगर हम किसी वर्ड की फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कह देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वर्ड की वो वाली फर्स्ट फॉर्म है जो बगैर किसी एस या ईएस के आ रही है। यानी वो सिंपल ईट ही होगा, उसमें आप ईट्स नहीं लगा सकते बेयर। और अगर हम इन्फिनेटिव कह देते हैं कि जी यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज करें, इट मींस ये टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं कहती हूँ जी टू ईट, टू के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद कभी भी ईट्स नहीं आता, टू के बाद कभी भी एट नहीं आता, टू के बाद कभी भी ईटन नहीं आता। कुछ ऐसी फ्रेजेस मौजूद होती हैं जहां पर टू के बाद वर्ड की आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही होती है, वो हम जब वर्ड्स करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगी। इन्फिनेटिव जो होता है वो ये फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को आप इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव होता है सिंपल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस और विदाउट टू। जैसे वो बेयर फुटेड होता है ना, नंगे पांव, इसी तरह बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि टू वहां से हटा हुआ हो। ये बेसिकली वर्ड्स की फॉर्म्स है। अगर वो आपको सिर्फ टू गेट हाईलाइट करके देता है या टू ड्राइव हाईलाइट करके देता है बेटा एसएन, तो आप उसको इन्फिनेटिव कहेंगे। अगर वो आपको हाईलाइट कर देता है जी टू गेट सक्सेस इन एग्जाम या टू गेट सक्सेस टू ड्राइव अ कार, उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज। क्लियर? इन्फिनेटिव तो वो होगा ना, टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनेटिव है। अगर उससे कुछ मॉडिफायर्स मौजूद है तो उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कह देंगे। अच्छा, इसी तरह द गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर, तो अगर टू हेल्प है तो इन्फिनेटिव है, टू हेल्प द पुअर है तो इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक इन्फिनेटिव मौजूद है और कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेज होती भी तो इसीलिए है ना कि वो किसी एक चीज को, किसी एक पार्ट को, सेंटेंस के या पूरे सेंटेंस को के मीनिंग के अंदर एडिशन कर रही है। अकेली इटसेल्फ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, स्टैंड नहीं कर सकती ऑन इट्स ओन, उसको
किसी के साथ अटैच होने की जरूरत होती है मीनिंग देने के लिए। तो इन्फिनेटिव फ्रेज आपकी वो होगी जिसके अंदर एक इन्फिनेटिव होगा और कुछ वर्ड्स जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद देखें जी, शी sang a song to please the audience। तो to please the audience जो है ये भी आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक इन्फिनेटिव मौजूद है, कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद है जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जेरेंट फ्रेज। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेरेंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम जेरेंट फ्रेज की तरफ चलते हैं। हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का फंक्शन हमेशा एज अ वर्ब नहीं देखना होता, कभी कभी जेरेंट जो है एज अ नाउन भी काम करता है। तो जब भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहा है, जब भी ये नाउन का काम कर रही होगी तब हम उसको जेरेंट कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, अली इज स्मोकिंग, इसके अंदर तो स्मोकिंग इज अ वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो काम कर रहा है, अली सिगरेट पी रहा है, अली कोई काम कर रहा है, अली कोई एक्शन कर रहा है, इस वजह से स्मोकिंग जो है यहाँ पर ये आपका वर्ब होगा। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस इस तरह से लिखती हूँ, अली लाइक्स स्मोकिंग, अली को सिगरेट पीना पसंद है, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है ये आपका वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अली सिगरेट पी ही नहीं रहा, अली को तो सिगरेट पीना पसंद है। तो यहाँ पर स्मोकिंग इज ए नाउन। अब अगर यहाँ पर मैं इसको किसी नाउन के साथ रिप्लेस कर दूं, अली लाइक्स कैट्स, इट डज मेक सेंस। या ऊपर अगर मैं कहती हूँ जी अली इज कैट, तो क्या डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट। तो बेसिकली जब भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन काम करती है, तब हम उसको जेरेंट कहते हैं। इसी तरह अब वो जेरेंट जो है एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर अली लाइक स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग इज एक्चुअली अ जेरेंट हियर एंड लाइक्स इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर स्मोकिंग क्या होगा, यहाँ पर ये वर्ब होगा या जेरेंट होगा? जेरेंट, यस। क्योंकि यहाँ पर भी अली सिगरेट नहीं पी रहा, अली सिगरेट पीना अली की हॉबी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्स इज अ नाउन, तब हम उसको जेरेंट कहते हैं। बेटे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको कहा जाता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसको हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, और इसका जो फॉर्मल नाम है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। यस, तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में नाउन काम करती है तो तब हम उसको जेरेंट कहते हैं। अब अगर हम जेरेंट फ्रेज की तरफ आए, तो जेरेंट फ्रेज बेसिकली वो फ्रेज होगी जिसके अंदर एक जेरेंट मौजूद होगा, उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद होंगे जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, उसको हम जेरेंट फ्रेज कह देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें जी, आई इंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब यहाँ पर लिसनिंग इटसेल्फ इज, अगर मैं यहाँ पर भी सेंटेंस को एंड कर दूं, आई इंजॉय लिसनिंग, अब इंजॉय यहाँ पर आपका वर्ब है और लिसनिंग यहाँ पर एज अ नाउन काम कर रहा है, एज अ जेरेंट काम कर रहा है। और अगर वो आपको हाईलाइट करके दे दे लिसनिंग के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो तब हम उसको जेरेंट फ्रेज कह देंगे। आई इंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक, so listening to the music is actually a gerund phrase in this sentence, and the main verb in this sentence is enjoy. So you must know how to differentiate between a verb and a gerund. उसके बाद देखिए, sitting in the sun helps the body absorb vitamin D. तो sitting in the sun जो है ये भी आपका gerund phrase है, और आपको पता है कि जैसे gerund as a noun act कर सकता है, तो gerund phrase भी as a noun act कर सकती है। जैसे अगर हम कहते हैं जी सिटिंग हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन,
सिटिंग इन द सन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन डी। और अगर हम इसको सिंपल किसी प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करें तो इट डज मेक सेंस, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन डी। तो आपकी जिस तरह से नाउन्स होते हैं, जेरेंट्स को आप नाउन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जेरेंट फ्रेज को भी आप नाउन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जेरेंट फ्रेज बेसिकली वो होगी जिसके अंदर एक जेरेंट मौजूद होगा और कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद होंगे जिसको मॉडिफाई कर रहे होंगे। अगर वो अकेला इस सेंटेंस के अंदर लिसनिंग को हाईलाइट करके देता तो आप उसको जेरेंट कहते हैं। अगर उसने लिसनिंग के साथ कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर दिए, हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिया, जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो तब हम उसको जेरेंट फ्रेज कहेंगे। सबको वॉइस इशू आ रहा है या बस आपको ही? उसके बाद देखें जी, द क्राइंग ऑफ द बेबी डिस्टर्ब्ड एवरीवन। तो इसके अंदर द क्राइंग ऑफ द बेबी जो है दैट इज एक्चुअली अ जेरेंट फ्रेज। थैंक यू बेटे। द क्राइंग ऑफ द बेबी जो है ये आपकी, बेटा ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप बस सुन लें, समझ लें, नोट ना करें। नोट करने के लिए आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड्स विद यू पीपल इन योर ग्रुप्स। The crying of the baby disturbed everyone. The crying of the baby is a gerund phrase. इसके अंदर एक gerund मौजूद है और कुछ ऐसे words मौजूद है जो इसको modify कर सकते हैं। और अगर इसको हम पूरे किसी pronoun या noun के साथ replace करें तो आपको it does make sense, जैसे the baby disturbed everyone. The crying of the baby disturbed everyone. So the crying of the baby in this sentence is a gerund phrase. उसके बाद आगे चलें तो participle phrase आ जाती है। अब मैं पहले इसका भी आपको बता दूं कि एक पार्टिसिपल अकेला क्या होता है। जैसे हमने कहा था कि जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जब वो एज अ नाउन काम करती है तो तब हम उसको जेरेंट कहते हैं। लेकिन अगर हमारी यही वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फिर जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया है, इसके अलावा जो आपकी वर्ड की थर्ड फॉर्म होती है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, अगर ये दोनों एडजेक्टिव का एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं सेंटेंस के अंदर तो हम उसको पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेंटेंस था, द वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर, इसके अंदर फ्लोइंग जो है ये वर्ब है, पानी बह रहा है, फ्लोइंग इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, इट इज अ मेन वर्ब। लेकिन अगर हम इसको ये कहते हैं जी, द फ्लोइंग वाटर लुक्स फ्रेश, इसके अंदर बेसिकली जो आपका मेन वर्ब है वो लुक्स है। तो यहाँ पर फ्लोइंग क्या है, फ्लोइंग यहाँ पर वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, वाटर का बता रहा है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि जी बहता हुआ पानी ताजा दिख रहा है। तो वर्ब जो है वो दिख रहा है और जो आपका एडजेक्टिव है वो फ्लोइंग है, जिसके अंदर फ्लोइंग जो है वाटर को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम ये आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में एडजेक्टिव जब फंक्शन करती है तो तब हम उसको पार्टिसिपल कहेंगे। इसी तरह अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम कहते हैं अगर अली पेंटेड द वॉल्स ऑफ हिज रूम, तो इसके अंदर पेंटेड जो है ये आपका वर्ब है क्योंकि एक्शन कर रहा है अली, अली ने अपने कमरे की दीवारों को पेंट किया, तो पेंटेड इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। बट इफ आई जस्ट यूज इट एज एन एडजेक्टिव, the painted walls of Ali's room look decent, तो इसके अंदर पेंटेड जो है ये आपका एज अ वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पेंट की हुई दीवारें अली के कमरे की हैं वो डिसेंट दिख रही हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका वर्ब है वो लुक ही है, पेंटेड जो है यहाँ पर वो वॉल्स को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर पेंटेड आपका पार्टिसिपल होगा। तो बेसिकली पार्टिसिपल आपका
अगर हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो in present participle form of verb and past participle form of verb modify a noun in this sentence, we call them participle or adjectives or adjectival participles. Decent is also an adjective bete. Decent is also adjective क्योंकि वो भी तो उसको ही मॉडिफाई कर रहा है ना, वॉल्स को ही मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर जैसे फ्रेश जो है ये भी आपका एडजेक्टिव है। जब भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहा है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हमने पास्ट पार्टिसिपल कहा है, जब ये एडजेक्टिव का काम कर रही होंगी, यानी जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होंगी, तब हम उन्हें एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, पार्टिसिपल्स भी कह सकते हैं, एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी पार्टिसिपल की। अब अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज की तरफ आ जाए तो पार्टिसिपल फ्रेज वो फ्रेज होती है जिसमें एक पार्टिसिपल मौजूद होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, वो अच्छा उसके साथ कुछ मॉडिफायर्स मौजूद होंगे या फिर कुछ वर्ड्स मौजूद होंगे जो उसके साथ लिंक होंगे। जैसे द स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड्स नीड एन एक्स्ट्रा पेज, तो इस सेंटेंस के अंदर है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पर वर्ब जो है वो नीड है, आपका मेन सेंटेंस बनता है द स्टूडेंट्स नीड एन एक्स्ट्रा पेज। अब द स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स नीड एन एक्स्ट्रा पेज, तो रेजिंग वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हुए उन्हें एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए। आपका मेन सेंटेंस है स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पेज चाहिए। रेजिंग देयर हैंड्स जो है वो स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से हमने इसको पार्टिसिपल फ्रेज कह दिया, बिकॉज इट इज एक्चुअली मॉडिफाइंग अ नाउन। इसी तरह जी she got a mail stating about her exam. She got a mail is a complete sentence. आपका मेन सेंटेंस में ये है जी she got a mail। अब मेल को मॉडिफाई करने के लिए अगर उन्होंने कोई फ्रेज लगाई है और उसके अंदर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में एडजेक्टिव काम कर रही है, तो तब हम उसको पार्टिसिपल फ्रेज कह देंगे। तो stating about her exams is basically modifying mail in this sentence. But I think other students are not facing the same issue you are facing. रिकॉर्डेड लेक्चर ऑब्वियसली मिल जाएगा, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यू विल गेट बैक। द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो मेड ऑफ प्लास्टिक जो है ये भी आपका एक मानो सेंटेंस और पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि चेयर को मॉडिफाई कर रहा है। आपका मेन क्लॉज बनता है जी, या मेन सेंटेंस या मेन क्लॉज जो बनता है वो बनता है जी द चेयर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेड ऑफ प्लास्टिक जो है ये चेयर को मॉडिफाई कर रहा है, और मेड की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है, तो हमने इस वजह से इसको पार्टिसिपल फ्रेज कह दिया, because it is modifying cheer a noun in the sentence. उसके बाद चले तो हमारे पास आगे एब्सोल्यूट फ्रेज आ जाती है। एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर बेसिकली वो ये होता क्या है, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे she having books in her hand was going to college, तो बेसिकली हैविंग बुक्स इन हर हैंड जो है ये पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखते हैं शी वाज गोइंग टू कॉलेज हैविंग बुक्स इन हर हैंड, दैट इज आल्सो फाइन। तो हैविंग बुक्स इन हर हैंड जो है ये आपका एब्सोल्यूट फ्रेज होगा। इसी तरह द रेसलर हैविंग एंगर इन हिज आईज लुक्ड एट द ओपोनेंट रेसलर, तो हैविंग एंगर इन हिज आईज जो है ये भी आपका एब्सोल्यूट फ्रेज हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली आपके पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रही होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोई भी वर्ड्स मॉडिफाई करेंगे हम उसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। फिर आगे चले हमारे पास तो क्लॉज आ जाती है। अब जिस तरह हमने पहले फ्रेज पढ़ा कि ये वो सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है या दोनों मिसिंग होते हैं, इस वजह से हम उसको मुकम्मल सेंटेंस नहीं कह सकते, इस वजह से वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता। अ फ्रेज कैन नेवर बी अ सेंटेंस। क्लॉज आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब मेक अ क्लॉज। अगर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा तो आप उसको क्लॉज नहीं कहेंगे, आप उसको फ्रेज कहेंगे। जैसे लाइन रोर्स,
अब लाइन वर्ड्स के अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इसी तरह अगर हम कहते हैं जी अली राइट्स पोइम्स, इसके अंदर अली सब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है, तो इट इज अ क्लॉज। तो क्लॉज आपकी वो वर्ड्स, वो सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी मौजूद होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की तरफ आए तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती हैं क्लॉजेस की। एक को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, दूसरी को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये फर्क होगा। आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होगी जो अपना पूरा मीनिंग दे देगी, उसको किसी के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं होगी अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। जैसे अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं, यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी। अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो क्लॉजेज हैं, एक है जी यू विल फेल और दूसरी है इफ यू डू नॉट स्टडी। तो you will fail itself gives a complete meaning। अगर आप you will fail के बाद full stop लगा देते हैं तो it is a complete sentence, it is a complete clause, इसको हम independent clause कहेंगे। तो वो वाली clause जो एक sentence के अंदर पूरा मीनिंग दे रही होती है, अगर आप उसको सेपरेट करके फुल स्टॉप भी लगा दें, पूरा मीनिंग दे रही हो, खुद में स्टैंड कर पा रही हो, उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज आपकी वो क्लॉज होती है दैट नीड्स टू बी अटैच्ड विद सम अदर वर्ड, विद सम अदर क्लॉज इन अ सेंटेंस टू गिव इट्स मीनिंग। जैसे यहाँ पर अगर दूसरी क्लॉज देखें तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ इफ यू डू नॉट स्टडी, इट डजंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कुछ और भी बोलूँ। तो इफ यू डू नॉट स्टडी जो है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस वजह से इसको हम कह देंगे जी कि ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, इट नीड्स टू बी अटैच्ड विद सम अदर क्लॉज टू गिव इट्स मीनिंग। तो इफ यू डू नॉट स्टडी जो है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। देखिए अभी तक आप वर्ब्स के 3 फॉर्म्स पर ही अटके हुए हैं। वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। फोर्थ फॉर्म तो आप लोगों को भी पता है कि आईएनजी वाली फॉर्म को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। वैसे ये सारी इनफॉर्मल नेम्स होती है। वर्ब्स की सिर्फ जो मेजर फॉर्म्स होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। दीज फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली। तो इन तीन और आपने ना अपनी लैंग्वेज के अंदर वो आपसे जो एमपीटी जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़े फॉर्मल वे में आपसे पूछता है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ही इज गोना राइट द नेम्स एंड यू आर सपोज्ड टू करेक्ट द राइट वन। सो यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ these verbs forms। अच्छा जी, क्लॉज की तरफ आ जाए हम तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का हमें पता चल गया। अगर हम इंडिपेंडेंट और यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर देखें जी, द डॉग बार्क्ड एट हिम व्हेन ही केम होम, आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी, द डॉग बार्क्ड एट हिम। व्हेन ही केम होम ये डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ हम ये कहते हैं व्हेन ही केम होम तो इसके साथ कुछ और वर्ड्स भी अटैच होने की जरूरत है पूरा मीनिंग दे सके। तो इस वजह से कोई भी ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो मौजूद है, यानी वो क्लॉज तो है, बट इट नीड्स टू बी अटैच्ड विद सम अदर वर्ड्स to give it its complete meaning, we can call those clauses dependent clauses or subordinate clauses। अब यहाँ पर देखिए जी, the boy who was busy completing his work sat happily। अब यहाँ पर आपका मेन क्लॉज है the boy sat happily, who was busy completing his work, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब हमने जो टाइप्स आगे पढ़नी है वो हमने डिपेंडेंट क्लॉजेस की पढ़नी है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की पढ़नी है। तीन बेसिकली टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, एक को कहते हैं नाउन क्लॉज और एक को कहते हैं एडवर्बियल क्लॉज। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता दूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अपने एक दो लेक्चर से पहले जो हमने कंजंक्शंस पढ़े थे उसके अंदर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कवर किया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली आपके फैन बॉयज होते हैं।
for and nor yet but so नोर भी आता है इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज आपकी बेसिकली वो क्लॉज होगी जिसके अंदर जो बेसिकली इन कंजंक्शंस के साथ अटैच होगी। तो व्हेन टू मेन क्लॉजेस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हम उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे ये है एंड आई ईट अ चॉकलेट डेली, तो एंड के साथ अगर कोई क्लॉज अटैच है तो हम उसको सब कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब अगर हम वापस उसी तरफ आ जाएं जो हमारी क्लॉजेस की तीन मेजर टाइप्स थी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहले हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है? An adjective clause begins with a relative pronoun. आपकी relative pronoun से start हो रही होती है। relative pronoun आपके होते हैं whom, which, that, whom, who, ये आपकी basically relative pronouns होते हैं। अगर आपकी एक clause इन words के साथ start हो रही है, हम उनको adjective clause कह देंगे, क्योंकि अगर वो इन words के साथ start हो रही है, it means they are modifying nouns. जैसे the boy who was sitting under the shade of the tree was a nice guy. तो अब इसके अंदर who was sitting under the shade of the tree जो है वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वो उस बॉय को मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें those people whose names are on the list will go to camp. अब यहाँ पर whose names are on the list जो है ये people को मॉडिफाई कर रही है, इस वजह से हमने इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहना है या रिलेटिव क्लॉज कहना है। आगे चले तो हमारे पास नाउन क्लॉज आ जाती है। नाउन क्लॉज आपकी वो क्लॉज होती है जो बेसिकली नाउन के तौर पर ही फंक्शन कर रही होती है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा भी यही हुआ है कि जी अ नाउन क्लॉज इज एनी क्लॉज दैट वर्क्स इन द सेम वे एज अ नाउन। यू कुड रिप्लेस द क्लॉज विद अ नाउन एंड इट वुड स्टिल मेक सेंस। जैसे डू यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर जो है ये आपकी नाउन क्लॉज है and you can easily replace it with a noun. Do you know Ali? Do you know him? तो what you are going to wear जो है ये भी आपकी noun clause हो जाएगी। इसी तरह and he promised that he would be on time for the party. That he would be on time for the party जो है ये भी आपकी noun clause है। And they promised Ali and they promised it. तो it के साथ रिप्लेस करें, किसी नाउन के साथ रिप्लेस करें, किसी भी चीज के साथ, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर आप किसी नाउन क्लॉज को रिप्लेस करेंगे तो इट इज गोना गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन क्लॉज है। फिर हम एडवर्बियल क्लॉज की तरफ आ जाएं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉज होगी वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी, whose, which, that, क्योंकि वो ये वर्ड्स यूज ही इस वजह से होते हैं कि किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज आपकी वो क्लॉज होगी जो यूजुअली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होंगी, जैसे जी ऑल्दो, दो, इवन दो, until, unless, when, while, because, as, if, ये सारी जो होती हैं आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। और अगर आपकी क्लॉज इन कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो किसी अकेले स्टैंड ही नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताया कि यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी। तो इफ यू डू नॉट स्टडी जो है ये बेसिकली आपकी एडवर्बियल क्लॉज थी, क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, अब ये वाली क्लॉजेस करती क्या है? ये आपको हाउ का आंसर करती है, व्हेन का करती है, वेयर का करती है, व्हाई का करती है, टू व्हाट एक्सटेंट एंड अंडर व्हाट कंडीशन, इन सब के आंसर कर रही है। इट इज आल्सो डिपेंडेंट, और इनको भी डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज ये तीनों आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेस के टाइप्स हैं। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उनकी कोई बाकी टाइप्स नहीं है। अब एडवर्बियल क्लॉज की तरफ आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन कि हम इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लें जी, जेनिफर स्क्रब द बाथटब until her arms ache। तो until her arms ache जो है ये आपकी एडवर्बियल क्लॉज है। To what extent Jennifer scrubbed the bathtub until her arms ache। तो until her arms ache जो है ये आपकी एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगी। इसी तरह we shall go to the game even if it rains। तो even if it rains जो है ये भी आपकी एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी इवन
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, एंड देन देयर इज दिस लास्ट सेंटेंस, यू विल नॉट बी पनिश्ड बिकॉज़ यू हैव अपोलोजाइज्ड। तो व्हाई का आंसर करिए, why will you not be punished, you will not be punished because you have apologized. So because you have apologized is also an adverbial clause because it starts from subordinate conjunctions. अब मुझे बताएं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ। ये हमने क्लास इतनी ज्यादा फास्ट वाइंड अप नहीं किया। आई थिंक यू आर फ्रॉम द न्यू बैच। ये क्लास अभी कंटिन्यू होनी थी, आगे मैंने आपको सेंटेंस और उसकी टाइप्स करवानी थी। आप लोगों में से मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स नए बैचेस में से हैं। बेटे एडवर्बियल क्लॉज बेसिकली वो क्लॉज होती है जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो आपकी वो कंजंक्शंस होती है, वैसे मैंने करवा दी है मैं, और एक दो लेक्चर्स के बाद दोबारा मैंने आपको कंजंक्शंस करवा दूंगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये वाले होते हैं बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, दो, इवन दो। अगर आपकी कोई क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन वर्ड से तो आप उसको एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। और आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है पेपर में कि फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस आपको पता हो। अगर तो फ्रेज जो है, अगर तो उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब मौजूद नहीं है या फिर दोनों मौजूद नहीं है, हम उसको फ्रेज कहेंगे। क्लॉज कहीं पर भी होगी, उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होना चाहिए, वर्ब भी मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जेनिफर स्क्रब द बाथटब अंटिल हर आर्म्स एक्ट। तो इसके अंदर हर आर्म्स जो है ये आपका सब्जेक्ट है, एक जो है ये आपका वर्ब है। इसी तरह इवन इफ इट रेन्स, तो इट जो है ये आपका सब्जेक्ट है, रेन्स जो है ये आपका वर्ब है। यू हैव अपोलोजाइज्ड, यू जो है ये आपका सब्जेक्ट है और अपोलोजाइज जो है ये आपका वर्ब है। तो आपकी एडवर्बियल क्लॉज यानी क्लॉजेस बेसिकली, अगर आपने किसी भी चीज को क्लॉज कहना है ना तो आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है तो आप उसको क्लॉज कहेंगे, अदरवाइज वो फ्रेज की टाइप की कैटेगरी में जाएगी। अच्छा जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों का इसमें से मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ये स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। Bete, I cannot share my contact number here. If you have any question regarding anything, you can just ask me here. Otherwise, you can talk to your coordinator or campus manager here. वो कांटेक्ट करके, आपको कौन से कैंपस से हैं, वो कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले देंगे आपको। आपका कैंपस कौन सा है, सिटी कौन सा है, बस ये बता दें। ओके जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेंटेंसेस और उसकी टाइप्स कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अपना बहुत ख्याल रखिए।